मधु ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी डायरीज पे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड की जाती है और फिर होती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फॉर्मेशन बाय द इलेक्शंस, और इन इलेक्शंस में आईएनसी को मिलती है 208 सीट्स, मुस्लिम लीग ऑक्युपाई करती है 73 सीट्स को, और जो अदर इंडिपेंडेंट ग्रुप्स थे उनको मिलती है 15 सीट्स। और जो प्रिंसली स्टेट्स थी उस टाइम पे वो डिसाइड करती हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट नहीं बनेंगे। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के रिप्रेजेंटेशन की, इनकी कौन कौन से लोग जो थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन्वॉल्व थे, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, पारसीज, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस और बैकवर्ड क्लासेस, एससी, एसटी, और इन सारे सेशंस की वुमेन्स भी इन्वॉल्व थी। और जितनी भी फेमस पर्सनैलिटीज थी वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट तो थी, एक्सेप्ट महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट नहीं थे। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग की। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग थी वो कंडक्ट करवाई गई थी 9 दिसंबर 1946 में, और इस मीटिंग में टोटल मेंबर जो इन्वॉल्व हुए थे वो थे 211 मेंबर्स। इस मीटिंग में असेंबली का टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो ओल्डेस्ट मेंबर थे, तो इसलिए इनको बनाया जाता है टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। फिर सेकेंड मीटिंग कंडक्ट कराई जाती है 11 दिसंबर 1946 में, और इस मीटिंग में परमानेंट प्रेसिडेंट असेंबली का बना दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, अब जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं असेंबली में वो किए जाते हैं 2 वाइस प्रेसिडेंट, जिनका नाम है एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। तो 9 दिसंबर 1946 में फर्स्ट मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, और इस मीटिंग में टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और सेकेंड मीटिंग कंडक्ट करवाई जाती है 11 दिसंबर 1946 को, और उस मीटिंग में परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और फिर बनाए जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली जो थे 2 वाइस प्रेसिडेंट, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी जी को। फिर 13 दिसंबर 1946 को एक हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया जाता है, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और इस रेजोल्यूशन में बताया गया है फंडामेंटल्स एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि बेसिक प्रिंसिपल्स को बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाएगा और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाएगा। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 में एक हिस्टोरिक रेजोल्यूशन पास किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और इस रेजोल्यूशन में बेसिक प्रिंसिपल्स को बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि जो स्टेट होगी वो क्या होगी? सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोवरेन मीनिंग यानी कि एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनाई जाएगी, जिस गवर्नमेंट के पास राइट्स होंगे अपने इंडिपेंडेंट लॉज बनाने के, और डेमोक्रेटिक यानी कि लोगों की बात को सुना जाएगा, लोगों की बात को वैल्यू किया जाएगा, और रिपब्लिक यानी कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्ट किया जाएगा लोगों के द्वारा। अब जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल कर रहे थे उस टाइम पे जो वाइस रॉय जो कि हेड होते थे, हेड ऑफ द स्टेट लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किए जाते थे, लेकिन अब जो हेड ऑफ द स्टेट है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। और सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि जो एक यूनियन बनाई जाएगी स्टेट्स को मिला के, यानी कि जितने भी डिफरेंट प्रोविंसेस, टेरिटरीज जो इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले थी उन सबको मिलाया जाएगा, स्टेट्स बनाई जाएंगी, और ये स्टेट्स की एक यूनियन बनाई जाएगी, यानी कि एक इंडिपेंडेंट यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाई जाएगी, जिनको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे राइट्स दिए जाएंगे लॉ बनाने के। यानी कि कुछ राइट्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो होंगे ही, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स पे राइट्स दिए जाएंगे स्टेट्स को लॉ बनाने की, यानी कि रीजनल लेवल पे लॉज फॉर्मेशन के राइट्स दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि जितने भी इस कंट्री में जो लोग होंगे उन लोगों को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवल पे इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी, इक्वल जस्टिस प्रोवाइड यानी कि इक्वल न्याय दिलाया जाएगा, और उन लोगों को राइट होगा फ्रीडम ऑफ थॉट,
एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और रिलीजन का। ठीक है, यानी कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, किसी के ऊपर फेथ कर सकते हैं, किसी की किसी भी गॉड की पूजा कर सकते हैं और किसी भी अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, यानी कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, SC ST OBC एक्सेट्रा, उन माइनॉरिटीज़ को सेफ गार्ड करने के लिए कुछ लॉज बनाए जाएंगे और ये लॉज इन माइनॉरिटीज़ की डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होंगे और इन माइनॉरिटीज़ को एक टाइप से प्रमोट किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के लास्ट पॉइंट में बताया जाता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो प्रमोट करेगी वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। यानी कि हम अपनी ही कंट्री के लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं वर्ल्ड पीस एंड वर्ल्ड वेलफेयर के बारे में, यानी कि वर्ल्ड में कैसे हार्मनी बनाई जाए और वर्ल्ड में पीस को फैलाए, प्रमोट किया जाए और मैनकाइंड के वेलफेयर को प्रमोट किया जाए। तो ये सब बताया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट करती है। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो अडॉप्ट किया जाता है 22 जनवरी 1947 को। तो इसी के साथ आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक